अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आपको याद होगा हम चैप्टर कर रहे हैं काइनेटिक्स, और जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें यही था। आप देख सकते हैं यूट्यूब से भी कि ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शंस की बहुत सारी किस्में हैं। उसमें ज़ीरो ऑर्डर आया था, उसमें फर्स्ट आया था, उसमें सेकंड आया था, थर्ड आया था, और उसमें नेगेटिव आया था, और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आया था। बात आई समझ? तो ये तो हमने कर दिया। अब जो आपका सिलेबस है उसमें एक और क्वेश्चन भी आपको आता है जो इस पर आपके बोर्ड के सामने है, नोन एज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस यानी जो भी आपके पास रिएक्शंस हैं, चाहे जीरो ऑर्डर की होगी, फर्स्ट की होगी, सेकंड होगा, थर्ड होगा, व्हाटएवर दैट इज, तो उनकी आपको करनी है सारे ऑर्डर्स की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। तो आप बोलेंगे सर ये क्या मामला है, ये क्या मसला है? देखिए मैं आपको समझा दूं। आपको याद होगा अगर हमारे पास एक रिएक्शन होगी A gives प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास से होगी तो अगर इसका रेट ला हम बनाएंगे, आपको याद होगा इसका जो रेट ला बनेगा वो बनेगा रेट इज इक्वल टू K A रेज पावर, मैं P लिखूंगा, जो भी इसका ऑर्डर होगा वो रेज पावर में आ जाएगा। तो ये बनता है इसका रेट ला, ये बनता है इसका रेट ला। अगर फिर मैं रेट को मतलब इसको दूं अपनी एक्सप्रेशन, रेट आप जानते हैं, तो आप जानते हैं कि ए जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज तो होगा, ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट है, तो हम लिखते हैं माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। ये इस रेट की जगह आएगा, और यहां पर बनेगा के ए रेज पावर पी। अगर आप देखेंगे याइज गोबर स्कोर जो हमने किया, आप देख सकते हैं जो इस वक्त हमारे पास ये जो मामला आ गया, जो रेट ला को मैंने खोल दिया, तो इस रेट ला को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ला। ये अच्छी तरह से आप बात सुनिए क्योंकि इसमें है ना माइनस डी ए बी डी टी, डिफरेंशियल इसमें मामला है, इट इज डिफरेंशियल रेट ला। और आपको मैं खास बात बोल दूं कि ये जो डिफरेंशियल रेट ला है ना, इसमें जो तुम ऑर्डर निकालते हो, जो ऑर्डर यहां से आएगा, जिस तरह हमने कर भी दिया, बहुत सारे वो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, तो इसी रेट ला से हम ऑर्डर निकालते हैं, और वो ऑर्डर जो होता है दैट इज ऑलवेज ट्रू ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर। लेकिन एक मसला इसमें है, गौर से मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं कि ये जो आपने यहां पर रेट लिखी माइनस डी डी टी, ये तो इंस्टेंटेनियस रेट है। अब याद कर लीजिए जब हमने इंस्टेंटेनियस रेट को पढ़ा था, आपको याद होगा उसमें हम वो ग्राफ डालते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फिर उस ग्राफ को जिस टाइम पर तुम्हें रेट निकालनी होती है वहां पर डालते हैं एक नॉर्मल, फिर वहां पर डालते हैं टेंजेंट, फिर उसका स्लोप निकलता है। तो एक बहुत इसमें मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कि पहले आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना होता है, और उसके बाद उस ग्राफ से टेंजेंट, फिर वहां से इंस्टेंटेनियस रेट निकलती है, फिर जब उसको आप डालते हैं रेट ला में तो फिर आप ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन मसला है कि ये बहुत ज्यादा मतलब खुरदरा एक इशू है। हालांकि ट्रू निकलेगा ऑर्डर आपको यहाँ से, बहुत ही अच्छा ऑर्डर आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन मसला है कि इस रेट को आप बनाते हैं इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यही रीजन है कि हम ऑर्डर निकालने के लिए अल्टीमेटली सारे मतलब मामले का जो आप रेट ला बनाते हैं, फिर देखते हैं कि रेट ला में क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो होता है मकसद वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर निकालना। लेकिन इस तरीके से अगर ऑर्डर निकलेगा तो निकलेगा ट्रू, लेकिन बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस डिफरेंशियल रेट लॉ को कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में। बात आई समझ? तो उसको डील करना आसान है, और अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, ऑर्डर। तो वहां से फिर ऑर्डर को निकालना आसान हो जाता है कि दैट इज द रीजन कि इसमें जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये मतलब स्लोप निकालना, फिर टेंशन, वो सारा मामला वो हमें नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं किससे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जहां पर ये जो इसमें इश्यूज है वो नहीं करने पड़ते। दैट इज व्हाई वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो आपके सिलेबस में जो है ये तो आपको एक तो जीरो ऑर्डर की करनी है, और दूसरी आपको फर्स्ट ऑर्डर की करनी है। तो मैं थोड़ा आपको बोलूंगा फिर जनरल भी, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं जनरल भी आपको बोलूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो और फर्स्ट है। फिर जनरल दूंगा आपको जिससे आप किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल आपको ध्यान में रखना है कि क्या इज कॉल्ड चेंज डिफरेंशियल टू इंटीग्रल, ताकि ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है इंस्टेंटेनियस रेट की, उससे हम बच जाए और हम जाते हैं डिफरेंशियल से
इंटीग्रल की तरफ। आई बात समझ? तो अब हम करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से जो हमारा मामला है, जो रेट एक्सप्रेशन है, मिस्टर कहाँ चला गया, हाँ, जो रेट एक्सप्रेशन है तो वो हम निकालेंगे पहले जीरो ऑर्डर के लिए, फिर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप लिख लीजिए वहां पर अपने रख पर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी हम निकालेंगे इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। और यहाँ बिल्कुल आपको अच्छी तरह से सारा मामला मिलता है, कंसंट्रेशन और टाइम का मामला मिलता है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्लोप की और टेंजेंट की वो हमारा यहाँ पर नहीं होता। डायरेक्टली आप ऑर्डर को निकाल सकते हैं। इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आप जानते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। चलिए लेट मी गो फॉर दिस रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कैसे बनेगा इसका रेटला? इसका रेटला बनेगा ऐसे, रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ पावर जीरो, बिल्कुल सिंपल एज दैट, कोई इसमें टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। और इस रेट को मैं अब खोलूंगा एज एन इंस्टेंटेनियस, तो ये बनेगा इसका डिफरेंशियल रेटला, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज़ पावर जीरो, ये बनेगा इसका डिफरेंशियल रेट। और मैंने बोला कि इसमें ऑर्डर जो निकलेगा बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर आएगा जो इसका ऑर्डर है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, बात आई समझ? तो इसका मतलब ये है कि ये हम नहीं करेंगे, इसको लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट, यानी मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको लिखूंगा फर्स्ट और इसको लिखूंगा सेकंड। तो इस सेकंड वाले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल रेट ला को मैं कन्वर्ट करूंगा टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ताकि वहां से जो चीजें मुझे मिलेंगी वो मेरे काम की चीज है, जिससे मुझे ऑर्डर भी आएगा और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, इस इक्वेशन की हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड। तो याद रख लीजिए, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज़ पावर जीरो। अब यहाँ पर एक बात आप सुने, जो मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स उनको सारा पता नहीं, तो नॉन मेडिकल वाले जानते हैं इंटीग्रेशन की हमारे पास दो किस्में हैं। एक किस्म है इंटीग्रल विद लिमिट्स, बताइए, एक तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें लिमिट्स नहीं होती, यहाँ पर वही है इनडेफिनिट। और जो करते हैं ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक डिफरेंट होता है लिमिट्स वाला, ये लिमिट्स वाला नहीं है, इसमें फिर अपीयर होता है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये ए रेज़ पावर जीरो, ये तो वन ही बनेगा, तो इस डी टी को वहां ले जाएंगे, बिकॉज दिस ए रेज़ पावर जीरो इज वन, तो खत्म हो जाएगा, वन रहेगा, डी टी वहां जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रल, माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा डी और यहाँ ये जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचेगा के डी टी, ये मामला यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर मसला है कि दिस इंटीग्रल इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये आपको जहन में रखना है। तो आइए यहाँ पर सर क्या बनेगा, आप जानते हैं कि माइनस बाहर आ गया और ये डी और ये कटेगा, तो ये बनेगा माइनस ए, बात आई समझ? के को तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बात आई समझ? सिंपल है, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। ये बनेगा माइनस ए, बात आई समझ? ये इसका के, ये और ये कटेगा, ये बनेगा के टी, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा सी, दिस सी इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी मैं बात कर रहा था। अगर ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल तो उसमें ये सी अपीयर नहीं होता, मगर इसमें सी अपीयर हो जाएगा क्योंकि दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इस तरह से इसका आएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ एक और बात आप सुनिए, मेडिकल वाले ज्यादा, नॉन मेडिकल वाले उनको बिल्कुल पता होगा, जब ये सी निकलेगा तो जल्दी ही सी का फिर हमें निकालना पड़ता है वैल्यू, कि इसका वैल्यू क्या है, तो वही वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू, दिस ए, अब गौर से बात सुनिए, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। जब थोड़ा टाइम गुजरेगा ये ए जाएगा प्रोडक्ट्स में, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। अब गौर से बात सुनो, अगर टाइम टी जीरो होगा, ऐसे में लिखूंगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यम साथ गुबुर टाइम टी एज जीरो, क्लियर सी बात है, तम साथ आसे एस फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, उस वक्त ए पूरे बलून में होगा, ए पूरा वहां पर होगा, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी
a रेज पावर 0, a और नीचे 0 रेज पावर नहीं, सॉरी, तो a 0 होगा। जब टाइम t होगा तो ये a t होगा, जब टाइम 0 होगा उस वक्त इज a 0। तो दीजिए यहाँ पर t को 0 वैल्यू, तो माइनस ए टी किसके बराबर आएगा, k इंटू 0 प्लस आएगा c। यहां पर इस वक्त इस a का नाम आएगा a 0, क्योंकि when टाइम t is 0 is a 0, when टाइम t is t is a t। 0 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन, इस टाइम पर इस टाइम वाली कंसंट्रेशन, पता ही समझ वो क्वेश्चन पर जब साथ स्टार्ट करो उस वक्त होगा a 0, टाइम 0 होगा, लेकिन जब नेक्स्ट आगे जाएगी टाइम t तो होगा कंसंट्रेशन gt। देखते हैं यहां पर किसके बराबर आएगा, c बराबर आएगा a 0 मगर माइनस, तो निकला आपके c का वैल्यू। और हर जगह आप याद रखिए व्हेन एवर यू विल गो फॉर द इंटीग्रेशन, जो वहां पर c होगा कांस्टेंट, उसके बाद ही इसका वैल्यू आप निकालेंगे, बताइए समझ। तो चले इसका जो वैल्यू आ गया, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम डालेंगे वापस इस वाले रिलेशन, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, सी की जगह क्या आएगा माइनस ए नॉट, यहां आएगा माइनस ए नॉट। अब यहां ऐसे होगा, आप देख सकते हैं, तो अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस से इस पार तो ये बनेगा ए टी, ये बनेगा माइनस के टी, ये बनेगा प्लस ए नॉट, और ये बनेगा लास्ट में ए टी इज इक्वल टू ए नॉट। ऐसे भी आप कर सकते हैं माइनस के टी। तो आप इन दोनों को रख लीजिए, ये बहुत ही अहम रिलेशंस है जिनसे ग्राफ आपको मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकता हूं, माइनस के टी विल बी इक्वल टू ए टी माइनस ए नॉट। अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे उधर इधर तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, क्योंकि ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, तो टी किसके बराबर आएगा, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई के। दिस रिलेशन, इसको 3 कीजिए, इन दोनों को 4 करें, इसको 5 करें। दिस 5 जो आपके सामने, t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t जो है k। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल बस इतना ही करना है, मामला खत्म हो गया। बल्कि उसमें कुछ आपको याद रखना है, मतलब ये रिलेशन थर्ड वाली आपको याद रखनी है, फर्स्ट वाली आपको याद रखनी है, इन दोनों को याद रखना है। तो इस तरह से ये मामले, लेकिन ये बनेगा लास्ट में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ। तो अब जो इसमें एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें जो एंट्रेंस वाले आपको पकड़ते हैं, तो वो पकड़ते हैं आपको ग्राफस पर। बोलिए ये जो ग्राफ हमने दिया ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, बोलिए जो एक्सप्रेशन नीचे है ये किस ग्राफ की, ये किस ऑर्डर की एक्सप्रेशन है, वहां पर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। इसलिए आई विल गो फॉर सर्टेन ग्राफ्स। अब लिख लीजिए वहां पर सम ग्राफ्स। तो कुछ ग्राफ्स हम करेंगे, देखते हैं वो ग्राफ्स क्या है। देखिए वो ग्राफ जो है वो ग्राफ्स क्या है। तो ग्राफ नंबर 1 जो हमें वहां से आता है, पहले आपने इसमें जो लिखा रेट इज इक्वल टू, आपको याद होगा शायद वो फर्स्ट होगी, आप जरा देखिए, नंबर उधर उधर हो सकता है लेकिन दिस इज ए रेज पावर 0। ये पहली एक्सप्रेशन आपको वहां मिलेगी, इसका ग्राफ में डालना है, बात आई समझ। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये बनेगा y, ये बनेगा m, और इस वाले को हम बनाएंगे x। अगर जिसको वन नहीं करेंगे, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो इसको x मानेंगे, लेकिन जो हमारा मामला बनेगा ये बनेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ये ऐसे मामला होगा। माइंड इट, मैंने x को माना ए रेज पावर 0, तो रेट ठीक है, यहां से x ए रेज पावर 0, ठीक है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा इसका स्लोप। तो स्लोप विल बी इक्वल टू, आप जानते हैं m, और m विल बी इक्वल टू k। मगर मेहरबानी करके आप याद रखेंगे इट इज a रेज पावर 0, मैंने इसको एज अ होल माना है, रेज पावर 0, इसका ये ग्राफ आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, इट इज a रेज पावर 0। और यहाँ एक हिंट भी आपको दे दूं, यानी a रेज पावर 0 में रेट
वर्सेस का दिस ए रेज पावर 0 इज स्ट्रेट लाइन। तो इस ए रेज पावर को जहन में आप रखो, इस ए रेज पावर 0 का मतलब है नो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस। तो अगर रेट वर्सेस नो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस स्ट्रेट लाइन, ये कोर्स से सुने कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। इफ रेट वर्सेस नो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस स्ट्रेट लाइन, तो देन जो रिएक्शन होगी जिसके बारे में बात आप कर रहे हैं, उस रिएक्शन को भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंस नहीं होगी, और जो ऊपर इसकी होगा 0, यही बनेगा इसका ऑर्डर। फिर मैं बोलता हूं, अगर रेट वर्सेस नो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस स्ट्रेट लाइन होगी, तो उस रिएक्शन को भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंस नहीं होगी, और वो किस ऑर्डर में है, वो 0 ऑर्डर में है। लेकिन अगर सिंपल आप यहां से भी लिखेंगे तो इसका मामला ये बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ग्राफ डालूं, लिसन टू मी केयरफुली, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अब ये ए रेज़ पावर 0 नहीं है, अब यहां पर कंसंट्रेशन है, यहां इसका मतलब था देयर इज नो कंसंट्रेशन। फिर स्ट्रेट लाइन, तो जब हम एक्स और वाई को प्लॉट करेंगे, याद रखिए गौर से, और जो वाई है, वाई इज रेज़ पावर 0, ऐसे एक्स वर्सेस वाई, ऐसे एक्स वर्सेस वाई रेज़ पावर 0, ये स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखिए इसका मतलब एक्स इस वाई पर डिपेंड नहीं करता, ये इसका मतलब बनता है। तो रेट वर्सेस ए रेज़ पावर 0 इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब रेट इस कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम ए रेज़ पावर 0 नहीं मानेंगे, हम ए मानेंगे, इसका मतलब कंसंट्रेशन है, तो क्या रेट करेगी डिपेंड? अगर आप बोलते हो 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, बात आई समझ? तो कैसा ग्राफ आएगा? फिर ग्राफ बनेगा लाइक दिस, क्योंकि इस वक्त कंसंट्रेशन तो है लेकिन रेट उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर इस ग्राफ का लॉजिक ये है कि यहां पर हमने रेट को प्लॉट किया वर्सेस नो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ही नहीं, तभी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। लेकिन इफ देयर इज कंसंट्रेशन, फिर ग्राफ ऐसे आएगा, इसका मतलब ये कि रेट डज नॉट, क्योंकि आप देखिए इसको हम इंक्रीज करें रेट वही रहती है, इस तरह से मसला है। तो ये दो ग्राफ आप याद कीजिए, ए रेज़ पावर 0 और ए रेज़ पावर 1। इसमें अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी 0 ऑर्डर, इसमें अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी लेकिन रेज़ पावर 0 में, तब भी 0 ऑर्डर है। एक और ग्राफ इसी के साथ, अगर इस 0 ऑर्डर में हम करेंगे रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, हालांकि ये इसमें हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें भी आप देखेंगे कि टाइम के साथ दिस रेट विल रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। तो इसमें भी ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 2-3 ग्राफ्स पहले आसान थे, इनमें उतना कोई बड़ा इशू नहीं था, ये आपको आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे और बात करेंगे। एक और ग्राफ आएगा, वो जरा आप देखें, वो ग्राफ ऐसे आएगा। यहां से मैं ग्राफ निकालूंगा, यहां से देखिए मैं लिखूंगा 80 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0T। दिस इज कंसंट्रेशन एट टाइम T, यानी कुछ टाइम के बाद जो बचती है कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज KT। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इट इज माइनस m, इट इज x, इट इज c, y इज इक्वल टू माइनस m x प्लस c। आप जानते हैं कि आपने पीयूसी में पढ़ा है, इसका भी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन बिकॉज देयर इज इंटरसेप्ट, लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि स्लोप यहाँ पर माइनस है। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, y की जगह 80, ठीक है, और x की जगह t, बात आई समझ? इसका मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और ये जो बनेगा इसका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बनेगा A0, और स्लोप जो इसका बनेगा, स्लोप बनेगा ऑब्वियसली माइनस m, और वही बनेगा इक्वल टू माइनस k। ये ग्राफ बड़ा अहम है, ये भी आपको याद रखना है, ये बनेगा इस रिलेशन का ग्राफ, बात आई समझ? तो इस तरह से आप ये भी ग्राफ देख सकते हैं कि ये जो मसला है कि इस रिएक्शन में आप देखिए, इसका मतलब जितनी ये रिएक्शन आगे जाएगी, टाइम आगे आगे जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज तो हो जाएगी, वो तो हम जानते हैं कि रिएक्टर की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। मगर ये भी आपको साथ में याद रखना है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज तो होगी इस वाली रिएक्शन में भी, टाइम के साथ तो होगी, बिल्कुल हम जानते हैं कि विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, लेकिन रेट जो होगी, वो जो रेट है वो रहेगी कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन एंड विद टाइम। ये रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट तो रहेगी कांस्टेंट।
कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी लेकिन रेट रहेगी, तभी इसका नाम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात आई समझ? तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद रखना है कि इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो टाइम के साथ डिक्रीज तो होगी लेकिन रेट इसकी रहेगी टाइम के साथ कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट, यानी इट्स रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि शक की मतलब किसी को शक हो कि शायद रिएक्टेंट को कुछ होता ही नहीं, वो डिक्रीज तो होगा लेकिन रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये जहन में आपको रखना है, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी लेकिन रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। बताइए समझ? तो ये मामला इस ग्राफ का होगा। तो एक और मैं आपको बात यहाँ पर समझा दूँ, वो बड़ी अहम बात है, वो ये लेट मी गो फॉर दिस वेरी रिलेशन। तो इस रिलेशन को मैं जरा देखता हूं, तो टी किसके बराबर है? टी बराबर है ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई के। ये जरा आप देखिए, दिस इज द लास्ट फाइनल रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है, एक टर्म हमारे पास है, फिजिक्स में भी आप इसको यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम बोलते हैं टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। सर ये क्या है वो हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ पीरियड है क्या? सपोज आई विल टेक अ सबस्टेंस और उस सबस्टेंस का जो मास है वो है 10 ग्राम, इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस सबस्टेंस, एंड दिस सबस्टेंस दिस रेडियोएक्टिव इज रेडियोएक्टिव। सपोज इट इज आफ्टर 10 days, after 10 days its concentration becomes 5 grams। तो 10 दिन के बाद इसकी रहती है कितनी कंसंट्रेशन? इट इज रेडियोएक्टिव, तो थोड़ा सा ये कन्वर्ट हो गया टू रेडिएशंस, तो इसका मास कम हो गया। तो 10 दिन में कितना मास कम हो गया? 5। इसका मतलब इट्स कंसंट्रेशन बिकेम हाफ आफ्टर 10 days। दिस 10 days इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। तो बिल्कुल समझेंगे आप, ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ। लेकिन यहां पर खास बात है, जब और 10 दिन होंगे फिर ये बनेगा 5 से 2.5। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि 10 दिन में 5 हो गया और 10 दिन में तो ये सारा खत्म हो जाएगा, नहीं। 10 दिन में हाफ का हाफ होगा, फिर और 10 दिन में इसका हाफ, और 10 दिन में इसका हाफ, इसका मतलब हर 10 दिन में इसका बनेगा हाफ, क्योंकि पहले इनिशियल बनेगी 10 से 5, फिर इनिशियल बनेगा 5, फिर इसका हाफ, फिर इनिशियल बनेगा ये, फिर इसका हाफ का हाफ 10 दिन। लेकिन जब हम टोटल हाफ लाइफ देखेंगे, 10 दिन 10 दिन 10 दिन टोटल हाफ लाइफ, तो वो होता है इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें हाफ का हाफ ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हाफ लाइफ पीरियड तो है 10 days, लेकिन टोटल हाफ लाइफ पीरियड इज इनफाइनाइट। तो यही टर्म आपको यहाँ पर करनी है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड कौन सा टाइम है? हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड है जिसमें कंसंट्रेशन जो होगी वो बनेगी हाफ ऑफ इनिशियल। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन जो पहले थी, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये टाइम है टी। अगर मैं इस टी को टी हाफ कर दूं, यानी कितना टाइम गुजर गया? हाफ लाइफ टाइम। इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बनेगी, वो रहेगी सेम, लेकिन जो कंसंट्रेशन 80 है ये बनेगी हाफ ऑफ दिस कंसंट्रेशन। इनिशियल तो है ही, लेकिन जो फाइनल बनेगी वो किसकी हाफ होगी? इनिशियल की। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट तो है ही, लेकिन ये बनेगी, ये कंसंट्रेशन ये बनेगी ए नॉट डिवाइड बाई 2 और ये बनेगा के। ये गौर से आप समझिए, इनिशियल तो इनिशियल है, लेकिन जो वहां से कंसंट्रेशन बनेगी फाइनल कंसंट्रेशन वो किसकी हाफ होगी? इनिशियल की। इस तरह से मसला। और ये जब आप करेंगे आराम से, तो ये बनेगा टी हाफ, तो ए हाफ माइनस दिस, ये बनेगा ए नॉट बाई 2, दिस 1 माइनस हाफ, दिस ए नॉट बाई 2, और ये आएगा डिवाइड बाई के। और उसके बाद क्या होगा आप देख सकते हैं, टी हाफ जो बनेगा ये बनेगा ए नॉट डिवाइड बाई 2k, और टी हाफ जो बनेगा ये बनेगा 1/2 k, और ये बनेगा ए नॉट। इसको जरा देख लें, ये रिजल्ट हमारे सामने। तो ये बहुत ही अहम रिजल्ट है, और इस पर सवाल भी आपको नीट और जेईई में आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं यहां से। तो टी हाफ इज 1/2k, तो है ये कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इट इज ए नॉट। अब यहां से देख सकते हैं कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली कि नहीं, इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्ट टू ए नॉट। इसका मतलब इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जितनी तुम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे
उतना उसका टी हाफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को समझाऊं मुझे, इसका मतलब 5 ग्राम का टी हाफ और 10 ग्राम का टी हाफ, ये ज्यादा इसका टी हाफ होगा, इसका टी हाफ कम होगा। अगर मैं 20 ग्राम लेता हूं इनिशियल, तो उसका टी हाफ ज्यादा होगा। इसका मतलब जब तुम इनिशियल कंजम्पशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी साथ साथ बढ़ता है। आई बात समझ? ये यहाँ से बहुत अहम रिजल्ट है कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो उसके बाद इसमें और एक मामला क्या है वो भी हम जरा देखिए, वो हम ग्राफ की सूरत में करेंगे। तो टी हाफ जो है इट इज 1/2 के, और ये बनेगा A0। तो अगर इसको हम करेंगे ऐसे y, इसको करेंगे m, यहाँ से x, तो कैसा ग्राफ आएगा? अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का c यहाँ पर नहीं इंटरसेप्ट, तो ग्राफ आएगा लाइक दिस। यहाँ से प्लॉट करेंगे, इट इज y की जगह टी हाफ और x की जगह आएगा A0। तो खुद ही आपने यहाँ पर बोला सब जितना A0 बढ़ेगा टी हाफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्राफ आएगा लाइक दिस। ठीक है। और जब ग्राफ का हम करते हैं स्लोप, तो स्लोप जो इसका बराबर आएगा वो बराबर आएगा m, और m बराबर आएगा 1/2 के। तो इन दिस वे आप आराम से ये मतलब कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो इस जीरो आर्डर में थी मैंने आपको आराम से ये समझा दी। तो आप देखिए ये जो मसला है आपको जो नीट में आएगा वो ग्राफ्स पर ही ज्यादा आपको मसला आ जाएगा, और आपको दिया जाएगा कि ये किस रिएक्शन ग्राफ है। तो जीरो ऑर्डर में दीज ग्राफ्स आपको करने हैं, मतलब आपको जानने हैं। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा लास्ट में जाते जाते, वो ये है, तो उस पर थोड़ा सा आप करेंगे कंसंट्रेट, क्योंकि थोड़ा सा वो एबिट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, मैं आपको बोलूंगा। तो हाफ लाइफ पीरियड के बारे में आप जानेंगे। हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड है जिसमें कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। एक और चीज भी है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT तो ये रहा AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। आप जानते हैं कि जितना टाइम ज्यादा गुजरेगा तो कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, और जब लास्ट में मैं बोलूंगा ऐसे हम बोलेंगे, जब टाइम गुजरेगा 100%, इसको बोलते हैं T 100%। गौर से बात सुने, एक तो हाफ लाइफ पीरियड है, उसमें कंसंट्रेशन बनती है हाफ ऑफ द इनिशियल। ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट व्हेन टाइम इज हाफ लाइफ टाइम, जब 50% टाइम गुजरा, 50% को ही बोलते हैं 1/2। ऐसे 50% वही तो होगा 1/2, 50/100 वही तो हो गया 1/2, उसी को बोलते हैं टी हाफ लाइफ पीरियड। लेकिन जब 100% होगा, जब पूरा टाइम गुजरेगा, उस वक्त क्या होगा सर? अभी आपने बोला कि जब हाफ लाइफ गुजरता है तो जो कंसंट्रेशन है वो बनती है हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ द इनिशियल। लेकिन जब पूरा टाइम गुजरेगा तो ये कंसंट्रेशन फिर क्या होगी? आप मेरी बात समझिए गौर से। ये कंसंट्रेशन फिर लास्ट में क्या होगी? पहले ये किसकी हाफ बनी? ये इस A0 की हाफ बनी। ये थोड़ा सुनिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जब T हाफ हो गया तो ये कितनी रहती है? ये रहती है इसकी हाफ। लेकिन जब पूरा टाइम गुजरेगा, पूरा टाइम यानी कि पूरा टाइम हो गया 100%, ऐसे आप समझो कि रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई, फिर क्या ये AT आपके पास होगा? नहीं सर, ये पूरा कन्वर्ट हो गया होगा इनटू प्रोडक्ट्स। मगर कौन? AT। इस A0 को छेड़ना है ही नहीं। A0 तो पहले से ये A0 है जिससे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन A0 से जो निकलता है फिर लास्ट में वो AT होता है। पहले A0 से निकलता है AT, जब T हाफ होता है तो A0 से क्या बनता है? AT। ये बनता है हाफ ऑफ दिस। लेकिन समझना है कि जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी तो ये AT जो निकल रहा था कहां से? A0 से। अब ये AT पूरा किस में कन्वर्ट हो गया होगा? ये कन्वर्ट हो गया होगा इनटू प्रोडक्ट्स। इस तरह से आपको समझना होगा। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बोलते हैं जब T हो गया 100 तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही खत्म हो गई। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि उस पर बात करनी है जो इनिशियल कंसंट्रेशन से निकल। देखिए ऐसे आप देखिए, पहले 10 ग्राम थे मेरे पास, इट वाज इनिशियल, बात आई समझ? तो 10 ग्राम से पहले 1 ग्राम कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में। इसको देखना है, ये काम करने की चीज है। तो ये तो रह गया फिर 9 ग्राम से, लेकिन इस पर काम करना है। फिर यहां से निकला 2 ग्राम,
फिर यहाँ से 3 ग्राम और लास्ट में जब यहाँ से पूरा निकला तो 10 के 10 ग्राम। लेकिन ये आपको देखना है ये निकल क्या रहा है, ये पूरा कन्वर्ट किसमें होगा, प्रोडक्ट्स में। तो ये रहेगा ए काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, इसको वही रखना है। लेकिन जो 80 जो कन्वर्ट हो रहा था इनटू प्रोडक्ट्स वो खत्म हो जाएगा कहाँ पर, इनटू 100। इसका मतलब 80 विल बी टेकन एज 0। ठीक है, जब 0 होगा ये तो 0 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इसका मतलब ये A0 हट जाएगा तो माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो T जो बराबर होगा ये होगा बराबर A0 divided by T। This T is called as T 100%, is called as T 100%। और इसको क्या बोलेंगे, जब पूरा जो रिएक्टेड होगा वो कंप्लीट होगा टू प्रोडक्ट्स, हाफ नहीं पूरा, इस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन हाफ टाइम, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, इसको बोलते हैं रिएक्शन लाइफ टाइम, रिएक्शन लाइफ टाइम, इसको बोलते हैं रिएक्शन लाइफ टाइम। तो ये मामला हो जाएगा इस टाइप का। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड पर ओनली हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, लेकिन रिएक्शन लाइफ टाइम में पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट्स। और ये भी नहीं उसकी फार्मूला T100 इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय K। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक कन्फ्यूजन था, कुछ लोग इसी A0 को 0 करते हैं, नहीं 80 को 0 करना है, क्योंकि यही 80 बेसिकली कहाँ से निकलता है, A0 से, और ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट्स। तो लास्ट में जब इनिशियल कंसंट्रेशन ही पूरी खत्म होगी तो वो किस सूरत में खत्म होगी, क्योंकि वो A0 की सूरत में निकल रही है, वो उसी सूरत में खत्म होगी और लास्ट में बनेगा A0 by K। इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल था, लेकिन जो इसके बाद आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर है, वो थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसान है, कोई परवाह करने की बात नहीं है। इंशाल्लाह उस पर कल बात करेंगे। जब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है, ओके जी।